नमस्कार। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर। ऐसे क्लास 10 में तो हमको दो ही चीज़ पढ़ना पड़ता है, एक है प्रकाश और दूसरा है करंट। तो हम चलते हैं, पहले प्रकाश के बारे में 2 चैप्टर है, उसके बाद फिर करंट है, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बाद हमारा एनसीईआरटी का बोर्ड का सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाता है। तो पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, फिर प्रकाश का खेल है। तो पहले प्रकाश का परावर्तन को हम देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में ये सारे पॉइंट में और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम इसके बाद डील करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट इसमें आता है प्रकाश। प्रकाश क्या चीज़ होता है? तो प्रकाश, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ऊष्मा का एक रूप है। प्रकाश जो है हमको किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता देती है। दूसरा कहते हैं प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। फिर कहते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गमन करती है। और फिर प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है, वगैरह वगैरह सब बातें होती हैं। इसमें एक न्यूटन का गलत परसेप्शन भी था, जो कि उनका कहना था बहुत शुरुआत में, जिस समय हमें लगता है न्यूटन जो नए नए होंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, प्रकाश का चाल जो है डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है और रेयर मीडियम में कम होता है। तो फिर उसके बाद फिर और आगे बढ़ा, साइंस डेवलप किया, तो बाद में सामने आया कि नहीं, उसका कॉन्सेप्ट ये वाला गलत था। तो फिर बाद में क्या आता है भाई, तो बाद में फिर आया कि नहीं, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा, और डेंसर जैसे जैसे डेंसर होगा वैसे वैसे प्रकाश का चाल घटता जाएगा। तो इतना सा जानकारी हमें प्रकाश के बारे में देखना है। उसके बाद प्रकाश का स्रोत आता है। तो प्रकाश का स्रोत कौन है? तो जिससे प्रकाश हमें मिलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट यही है, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश किससे मिलता है? वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे मान लेते ऐसे, तो जब तक कोई वस्तु जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमको टेबल दिखाई दे रहा है, हमको बेंच डेस्क दिखाई दे रहा है, हमको चौक डस्टर दिखाई दे रहा है तो वो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, उस पर प्रकाश का पड़ रहा है और प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। हाँ, इसका मतलब हो गया प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु होंगे और प्रकाश का परावर्तन करने वाले वस्तु होंगे। तो प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश अदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तब प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या हो गया? प्रदीप्त उसको बोलेंगे जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, स्वतः होता है, और अदीप्त जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। तो प्रदीप्त हो गया। प्रदीप्त का एग्जाम्पल हमको क्या है हमारे पास? तो हमारे पास प्रकाश का प्रदीप्त का एग्जाम्पल है, प्रकाश के प्रदीप्त का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास क्या, जैसे मान लेते हैं बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, जो प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश का उत्सर्जन, ट्यूबलाइट वगैरह सब हो गए। और प्रकाश अवदीप्त पिंड किसको बोलेंगे? जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। तो किससे नहीं होता है? बेंच से तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। ईटा पत्थर भी मान लेते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। हाँ, तो अदीप्त पिंड हो गया। अब प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण क्या चीज़ होता है? तो यूँ कहें, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसको प्रकाश का किरण कहते हैं। अच्छा, तो हम ये कहें प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? जी हाँ, अभी तक तो सही है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। बस ये थोड़ा सा गलती भी है, इसमें असत्यता भी बहुत है। आगे चल करके इसके बात को क्लियर हम लोग अच्छे से करते हैं कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन नहीं करती। यदि सरल रेखा में गमन करती तो शैडो बनने की ज़रूरत नहीं थी। या फिर मान लेते हैं शैडो, इसलिए शैडो बना, ठीक है। और यदि मान लेते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो सूरज वहाँ है, तो फिर अंधेरे रूम में भी कुछ कुछ रोशनी क्यों दिखाई देता है? तो इससे पता चलता है प्रकाश सरल रेखा में चलती है। और प्रकाश का जो है दो कॉन्सेप्ट भी होता है, एक वेव ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट, तो बाद में पढ़ेंगे उसको 12th क्लास में। प्रकाश किरण, फिर कहता है किरण पुंज। किरण पुंज क्या चीज़ होता है?
तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरण के समूह को, जैसे मान लेते हैं प्रकाश का किरण ये हो गया, तो इसका समूह क्या होगा, ये ढेरों, इस समूह हो गया, तो ये किरण पुंज हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये जो हो गया ये समांतर किरण पुंज कहलाता है। कौन सा, ये समांतर किरण पुंज कहलाता है। गौर से देखेंगे, ये समांतर किरण पुंज कहलाता है। अब अभिसारी किरण पुंज ये हो जाएगा कि वो किरण, वो किरण जो कि एक जगह एकत्रित हो रहा है ना, चारों तरफ से एक जगह एकत्रित हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और यदि मान लेते हैं एक जगह से चारों तरफ बिखर रहा है इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बल्ब। बल्ब क्या हो गया, अभिसारी, मतलब वो चारों तरफ बिखर रहा है वहाँ पर। अवतल दर्पण में हम देखेंगे जब फोकस पर अनंत पर है तो वस्तु फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वस्तु होता है जो कि प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। तो पैरेलल, अनंत से आते हुए किरणें ही तो पैरेलल ही होती है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, तो ये बातें थी। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हमको देखना है, एक पदार्थ होता है 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो बात भी है। लेकिन यहाँ पर हमको प्रकाश का सेंस है, प्रकाश का पदार्थ के प्रकृति का सेंस है प्रकाश के रेस्पेक्ट में, कि प्रकाश के अनुसार से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। तो हम जानेंगे इसमें कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ आर पार हो गया तो उसको हम कह लेंगे पारदर्शी, और जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ तो अपारदर्शी। जिससे प्रकाश का परावर्तन अंशतः हुआ, मतलब वह वस्तु जिससे प्रकाश का परावर्तन अंशतः होता है उसे पारभासी कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन पूर्णतः होता है, आर पार जो हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे क्या, पारभासी। जिससे नहीं होता, वह वस्तु जिससे प्रकाश का अपवर्तन या एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे अपारदर्शी। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, जब तक कहीं भी किसी भी वस्तु से प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होता है तब तक हमको वो वस्तु दिखाई नहीं देता है। जब तक कि हाँ, तो हम देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किसको कहते हैं। कोई भी चिकना सतह, कोई समतल सतह, जिससे जो भी वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई तभी देगा जब उससे प्रकाश का प्रवर्तन होगा। तो एक सिंपल सा मान लेते हैं हम क्या, कि ये समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण मान लेते हैं। समतल दर्पण में तो प्रकाश का प्रवर्तन आसानी से हो जाता है। प्रकाश ऐसे हम लोग घर में ऐसे रखते हैं आईना, दर्पण जिसको बोलते हैं, और उससे प्रकाश का धूप में रखते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए भाई, प्रकाश का प्रवर्तन आसानी से हमको दिखता है। तो मतलब जब प्रकाश जो है चाहे किसी चमकीले सतह पर पड़ता है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब प्रकाश के परावर्तन के लिए एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में चले जाएगा। और दूसरा हम ये समतल दर्पण होता है, दूसरा हम उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रकाश का परावर्तन को दर्शा सकते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और ऐसे चली गई, और ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन कहलाता है, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया, ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल ये आर हो जाता है। कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गया प्रकाश के परावर्तन का। लिखना हो तो लिख लो भाई, रिपीट करके सुन के। उसके
उसके बाद कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। इसको हम यदि और सजाना चाहें तो हम लिख लेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसको हम कह लेते हैं क्या है ये, अभिलंब। और ये हमारा आई हो गया, ये आर हो गया, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आसानी से हम प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकते हैं। और इसका नियम क्या है भाई, हाँ इसका 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। क्या क्या, पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। हमें मालूम है, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन, एक तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे परिभाषित किया जाता है। उसके बाद आता है प्रतिबिंब। बहुत अच्छा, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, तो प्रतिबिंब जब तक नहीं बनेगा तो प्रकाश का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। प्रकाश है तो मतलब प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। अब प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो प्रकाश के रास्ते में, यहाँ पर प्रतिबिंब दिख रहा है क्या, जी हाँ। तो प्रकाश के रास्ते में यदि कोई ऑब्स्टिकल आता है तो एक अलग सा फिगर बनता है जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं भाई, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या इसको लिख के जा सकते हो, फोटो निकाल सकते हो, ये वाला प्रतिबिंब जो हमको बन रहा है, नहीं, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गए। वास्तविक प्रतिबिंब उसको बोलते हैं जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, जिसको कॉपी पर, पेज पर छापा जा सकता है, वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और ऐसे भी कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किरण जो है वास्तविक कटान काटता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक कटान काटते हैं किरण। तो इससे भी हम समझ सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद हमको ये भी आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का सोर्स क्या है। तो आगे से इसी बस आ गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक दूसरा नाम क्या है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, हाँ। उसके बाद कहता है दर्पण और बेलनाकार दर्पण। पहले दर्पण, तो जैसा कि हमने इसके पहले भी पढ़ा, दर्पण किसको कहते हैं, जिससे कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसको दर्पण कहते हैं। बन सकता है, जैसे समतल दर्पण हम लोग चेहरा देखने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण होता है, बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल होता है। गोलीय दर्पण कैसे बनता है, तो हम एक कांच के खोखला गोला लेते हैं, फुटबॉल टाइप का, गेंद टाइप का, एक कांच का खोखला, अंदर से खोखला, उसको साइड वाइज काट देते हैं। जैसे मैं इसको मिटा दूँ, ये उत्तल दर्पण है, याद रखना, ये उत्तल दर्पण है। अब मान लेते हैं ये हमारा कांच का खोखला गोला था, इसको हमने काट दिया ऐसे, हमको मिला 2 पीस, क्या। उसके बाद यदि हम इस तरह बाहर तक से रजित कर देते हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है। और यदि अंदर की बात से रजित कर देते हैं तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। ये कहलाएगा अवतल दर्पण और ये वाला उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका मतलब है दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हो गया समतल दर्पण, क्योंकि कांच का कोई टुकड़ा होता है जिसका एक भाग रजित कलई पेंट, हाँ अच्छा, एक हम लोगों के घर में जो रहता है दर्पण, उसका देखते हैं पीछा व पीछे का भाग लाल लोहारा पीला रहता है, वो कारण क्या है, तो उसको हम जान लें कि कोई भी कांच का टुकड़ा होगा उसमें 2 परत होता है। पहला परत जो है चांदी का चढ़ाया जाता है, सिल्वर का, और दूसरा परत उस सिल्वर के परत को खराब ना होने के लिए, कहने का मतलब है उस पर खरोंच ना आ जाए,
उसके लिए एक पेंट कर दिया जाता है। तो 2 परत हो गया, कलई 2 तरह से हो गया, याद रखना। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ये हमारा दर्पण हो गया, बेलनाकार दर्पण हो गया। बेलनाकार दर्पण किसको कहते हैं? तो बेलनाकार दर्पण कोई खास दर्पण होता है जिसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का मिक्स कॉम्बिनेशन की तरह वो व्यवहार करता है। कहने का मतलब वो समतल दर्पण की तरह भी हो जाएगा और वो उत्तल दर्पण की भी तरह हो जाएगा। उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बेलनाकार दर्पण। क्या कहते हैं? बेलनाकार। आगे और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण के अंग, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक बात और इसमें देख लेते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्या? अवतल दर्पण को अभिसारी। कैसे? देख लेते हैं अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी कैसे? ये हमारा यदि अवतल दर्पण है तो इसमें यदि ये प्रकाश का किरण आती है तो इस तरह से गुजर जाती है। तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं? प्रकाश जो है एक जगह एकत्रित हो रहा है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और उत्तल में क्या होता है? बिखर जाता है। मतलब इस तरह से दर्पण बना हुआ है, किरण जो ऐसे आएगी तो इधर नहीं होगी, ये इधर चली जाती है। किरण ऐसे आई, ऐसे मुड़ जाती है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा जो है आ रहा है। एफ तो ये भी है, एफ तो ये भी है। इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि ये बिखेर देता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अभिसारी मतलब एक जगह एकत्रित कर देना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे हम। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण के अंग। गोलीय दर्पण के अंग में कौन कौन आएंगे? तो गोलीय दर्पण का अंग में आ जाता है भाई, पहले गोलीय दर्पण हम बना लेते हैं। गोलीय दर्पण नाम बोल दिया, कहने का मतलब क्या कि इसमें कोई भी दर्पण हो सकता है, चाहे वो उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। उत्तल का पहचान क्या, अवतल का पहचान क्या? तो उत्तल का बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है और अवतल का बाहरी पृष्ठ कलई होता है। कलई किसको बोलते हैं? और पेंट दिख रहा होता है उसी को तो कलई कहते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। चाहे तो हम उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होगा? ये हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव। ये हमारा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। बता रहा हूँ भाई, मुख्य फोकस इसी को क्यों बोले। इसको बोलेंगे हम सी। ये एम और ये एम डैश।